हेलो स्टूडेंट्स। तो भाई 14 सितंबर को यूपीएससी सीडीएस ओटीए 2 2025 का एग्जाम होने वाला है और उम्मीद करता हूं कि आपकी प्रैक्टिस और पढ़ाई शानदार तरीके से चल रही होगी। भाई अब आखिरी के आपके पास हार्डली 15 दिन बचे हैं, तो उम्मीद करता हूं कि इस समय प्रैक्टिस आपके चरम पर होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं 10 जनरल स्टडीज के टेस्ट आपको कराऊंगा, जिसमें से 7 सेट मैं करा चुका हूं। आज मैं सेट नंबर 8 आपके साथ लेकर के आया हूं, क्योंकि जनरल स्टडीज जो है वही आपके एग्जाम में बॉटल नेक है। कहते हैं ना, जनरल स्टडीज जो है भैया गोभी का फूल है, ना खाया जा रहा है, ना निगला जा रहा है, ना थूका जा रहा है। यही वो सब्जेक्ट है जिसके वजह से लोगों का सीडीएस में सिलेक्शन नहीं होता है। और फैक्ट बताऊं, जितने लोग एग्जाम देने जाते हैं उसमें से 90% ऐसे हैं जो जनरल स्टडीज में अपनी सेक्शनल कट ऑफ 20 नंबर की भी पूरी नहीं कर पाते हैं। तो सभी का स्वागत है डिजिटल बेंचर्स पर। फटाफट आ जाइए, जितने लोग चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो को सब लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि और भी लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ सकें। सो उम्मीद करता हूं कि जोश इज वेरी हाई। तो जीएस प्रैक्टिस, सीडीएस जीएस प्रैक्टिस आज हमारा सेट नंबर 8 है। और हमारे जो सेट है इसके अंदर पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरमेंट, करंट अफेयर्स सब कुछ कवर होता है। 25 क्वेश्चन मैं करता हूं आपको हर बार, और इसमें कम से कम आपको 13 से 15 क्वेश्चन सही करने होते हैं। अगर उससे कम सही हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपको और पढ़ाई की अभी आवश्यकता है। डिजिटल बेंचर्स की ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट जाइए डिजिटल बेंचर्स की ऐप को डाउनलोड करिए। यहां पर मात्र 99 रुपए से आप अपने एग्जाम की तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द कंसेप्ट ऑफ अ सेक्युलर स्टेट? निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा को दर्शाता है? तो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन ऑफ रिलीजन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, या ऑल ऑफ द अबव। देखो बेटा, सेक्युलर, अब हम कहते हैं कि इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। अगर आप सड़क पर जाइए और लोगों से पूछिए कि सेक्युलर का मतलब क्या है, तो 99% लोग कहेंगे सेक्युलर का मतलब होता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। सेक्युलर का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ रिलीजन, मतलब एक ऐसा देश जिसका खुद का कोई धर्म ही ना हो और देश की सरकार किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार ना करती हो। लेकिन हमारे यहाँ बच्चों क्या है, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। मतलब कि देश का खुद का कोई धर्म नहीं है, लेकिन देश जो है वो किसी को अपने धर्म का पालन करने से रोकता नहीं है। तो कौन से ऐसे प्रावधान हैं जहां पर सेक्युलरिज्म यहां पर दिखाई देती है, समझिएगा बच्चों, ठीक है। तो हमारे यहाँ खुद का कोई धर्म नहीं है। आप देखेंगे भारत में नेशनल एनिमल है, नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग है, नेशनल बर्ड है, सब कुछ है, नेशनल ट्री है, लेकिन हमारे यहाँ कोई नेशनल रिलीजन नहीं है। तो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन बिल्कुल सही है। तो भारत में आप किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, बिल्कुल। अब आर्टिकल 15 में क्या कहा गया है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, कलर, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ। तो रिलीजन है ना, बिल्कुल सही है। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत। अब आप ये नहीं कह सकते कि भाई तुम दूसरे धर्म के हो, हम तुम्हें हाथ नहीं लगाएंगे, जाहिर सी बात है, ये भी सही है, ये भी सेकुलरिज्म को ही शो कर रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहां पर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे आर्टिकल जो हैं वो सेकुलरिज्म को यहां पर दर्शा रहे हैं। सो राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव, जिसे सरकारी ऑप्शन हम कहते हैं। बहुत अच्छे। Which one of the following text mentions the concept of त्रिमूर्ति? ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश की अवधारणा का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, मैत्री उपनिषद में मिलता है, बृहद्रंका उपनिषद में मिलता है, या मनुस्मृति में मिलता है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, कहते हैं ना बेटा, ये जो थे वो तीन क्रिएटर। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनका जिक्र कहां पर मिलता है? तो इनका जिक्र आपको मैत्री उपनिषद में मिलेगा। ऋग्वेद वगैरह में आप जाएंगे
तो ऋग्वेद में आप देखेंगे कि दूसरे गॉड्स वगैरह वरुण अग्नि वहां पर फोर्सेस ऑफ नेचर वगैरह थी, उनका पालन होता था। लेकिन जो मैत्री उपनिषद है उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में बताया गया है। द टर्म त्रिमूर्ति रिफर्स टू द ट्रायड ऑफ हिंदू गॉड्स, ब्रह्मा द क्रिएटर, Vishnu the preserver, and Shiva the destroyer. While the concept is prevalent in later Hindu texts like Purans, the Maitreya Upanishad is considered the earliest text to explicitly mention the Trimurti. ठीक है, सो त्रिमूर्ति का कंसेप्ट सबसे पहले मैत्रेय उपनिषद में ही पूछ बताया गया था। बिल्कुल सही है, राइट आंसर इज बी। विच वाइटामिन डेफिशिएंसी कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस, निम्नलिखित में से किसकी कमी से रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस होती है? एक बीमारी होती है जहां पर लोगों को सनसेट होने के बाद दिखना बंद हो जाता है, इसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। आपने कलर ब्लाइंडनेस सुना होगा, वैसे ही नाइट ब्लाइंडनेस होती है। ये बायो का क्वेश्चन है, और बेसिकली अगर मैं बताऊं तो नाइट ब्लाइंडनेस जो रतौंधी होती है वो आपके विटामिन ए के कमी के वजह से होती है। राइट आंसर इज ए, विटामिन ए लीड्स टू द नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे नाइक्टोलपिया भी कहा जाता है, नाइक्टोलोपिया भी कहते हैं, वेयर अ पर्सन कैन नॉट सी प्रॉपरली इन द डिम लाइट। इट ऑल्सो कॉजेज ड्राइनेस ऑफ द कॉर्निया। इसमें आप देखेंगे कॉर्निया जो है उसकी ड्राइनेस होती है, जिसे जीरोप्थैल्मिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हाँ जी, नाइट ब्लाइंडनेस इसका जो मेडिकल टर्म है उसे हम जो है नाइक्टैलोपिया भी कहा जाता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। Which of the following is are the part of the basic structure of the constitution as per the Supreme Court ruling? निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के मूल संरचना का हिस्सा है सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार? देखो बेटा, पहली चीज मैं आपको बता दूं कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कोई स्टैटिक चीज नहीं बल्कि डायनेमिक चीज है। और सुप्रीम कोर्ट बड़े साफ शब्दों में बता चुकी है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कोई फिक्स्ड चीज नहीं है। हम टाइम टू टाइम और केस टू केस जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडिफाई करते रहेंगे। सबसे पहले ऐतिहासिक केसों में अगर देखा जाए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात, आपके केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में 1973 में की गई थी। तो कौन सी चीज में से बेसिक स्ट्रक्चर है बेटा? फेडरलिज्म, बिल्कुल सही बात है। जुडिशियल रिव्यू, भाई कोई भी व्यक्ति आकर के जुडिशियल रिव्यू को नहीं रोक सकता। पार्लियामेंट्री सिस्टम, बिल्कुल सही है बेटा। राइट टू प्रॉपर्टी, अब बेसिक स्ट्रक्चर कहां है, इसको तो हटा भी दिया गया। तो तीसरा तो वैसे भी नहीं होगा, ये दोनों चले गए, ये भी गया, राइट आंसर बी हो जाएगा। 1 2 एंड 4 इज द राइट आंसर। 1 2 का 4, 4 2 का 1। माय नेम इज लखन, आप जानते ही हैं। क्या बात है ना, बहुत बुरा था, पीजे था। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस विच ब्रिंग्स विंटर रेनफॉल टू नॉर्थ इंडिया ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच रीजन? पश्चिमी विक्षोभ जो उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा लाते हैं, किस क्षेत्र से उत्पन्न होते हैं? देखो बेटा, बड़ा अच्छा है। आप देखेंगे वेस्टर्न डिस्टरबेंस हमारे देश में, आप देखेंगे कि जो जनवरी और फरवरी में बारिश होती है ना भाई साहब, भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग में, जैसे कि यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, इन एरियाज में सर्दियों में भाई साहब थोड़ी बहुत बारिश होती है। 3% बारिश भारत में टोटल रेनफॉल का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होता है। और भाई साहब ये सर्दियों की बारिश होती है, गलन हो जाती है। एक तो ठंड हो रही होती है और ठंड में हल्की हल्की बारिश होती है, तो ठंडी जो है ना वो और लेवल पे बढ़ जाती है बेटा। तो ये किस कहां से आती है? अब देखो बड़ा सिंपल है, होता क्या है, ये हमारा भारत है। अब जाहिर सी बात है कि भारत के वेस्ट से आ रहा है, तभी तो इसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। अब बे ऑफ बंगाल तो भारत के ईस्ट में है, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, बिल्कुल नहीं हो सकता। कैस्पियन सी बच्चों इधर है, ये तो भारत के नॉर्थ में है, ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अरेबियन सी तो बगल में ही है, ये भी नहीं है। राइट आंसर बेटा यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी है। ये देखिए, तो होता क्या है कि ये जो एरिया है ना, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर एक समुद्र है जिसे मेडिटेरेनियन सी कहते हैं। तो मेडिटेरेनियन सी से जो प्रॉब्लम क्या है कि मेडिटेरेनियन सी में, मेडिटेरेनियन एरिया की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पर विंटर रेनफॉल होती है।
दुनिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो विंटर रेनफॉल के लिए प्रेवलेंट है, वो मेडिटेरेनियन वाले एरियाज हैं। जैसे स्पेन हो गया, पोर्चुगल हो गया, ग्रीस हो गया, अल्जीरिया हो गया, मोरक्को हो गया, ये सब देश जो हैं ये मेडिटेरेनियन एरियाज में आते हैं। और मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की खासियत है कि वो विंटर रेनफॉल के लिए बहुत प्रेवलेंट है। तो वहां से जो हवाएं आती हैं वो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में टकराती हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि शिमला, नैनीताल, मसूरी और मनाली वगैरह में दिसंबर जनवरी में हैवी जो है जब बर्फबारी होती है, तो तब उत्तर प्रदेश और दिल्ली में बहुत ठंड हो जाती है। ठीक है, वो वेस्टर्न डिस्टरबेंस आपका मेडिटेरेनियन से आता है, भूमध्य सागर से आता है। मेडिटेरेनियन एरियाज बड़े यूनिक एरियाज हैं। एक तो यहाँ पर विंटर रेनफॉल होती है, दूसरी चीज ये जो एरिया है ये साइट्रस फूड, खट्टे फलों के लिए बहुत मशहूर है। जैसे ऑरेंज हो गए, ग्रेप्स हो गए, ग्रीन एप्पल्स हो गए, ऑलिव्स हो गए। प्लस ये क्षेत्र जो है वो दुनिया में जो है वाइन प्रोडक्शन के लिए बहुत मुफीद माना जाता है। दुनिया में सबसे अच्छी क्वालिटी की जो वाइन्स है ना वो यहीं पर मिलती हैं, मेडिटेरेनियन एरियाज में। सो मेडिटेरेनियन सी इज द राइट आंसर। राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। बहुत अच्छा। द मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय अकबर वॉज बोरोड फ्रॉम विच ट्रेडिशन। अकबर द्वारा प्रारंभ की गई मनसबदारी व्यवस्था किस परंपरा से ली गई है? मनसबदारी सिस्टम अकबर का क्या होता था? आर्मी की जो रैंकिंग होती थी वो जट और सवार के बेसिस पर होता था। जिसके पास जितनी बड़े ज्यादा जट और सवार होते थे उसको उतनी ज्यादा सैलरी दी जाती थी। तो आर्मी का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है वो मनसबदारी सिस्टम कहलाता था। और अकबर ने सिस्टम जो है वो मंगोलिया से, मंगोल चंगेज खान के कंसेप्ट से बोरो किया था। ठीक है, तो चंगेज खान का जो कंसेप्ट था मंगोल में, वहां से अकबर ने इसे बोरो किया था। द वर्ल्ड मनसब मीन्स रैंक और पोजीशन, डिटरमाइन द रैंक, सैलरी, नंबर ऑफ ट्रूप्स अ नोबल वॉज रिक्वायर्ड टू मेंटेन। Among the following was the president of Indian National Congress during the सूरत स्प्लिट ऑफ 1907। आप सबको मालूम होना चाहिए 1907 में सूरत सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ था। और होता क्या है कि 1905 में बंगाल का विभाजन जब हुआ तो कांग्रेस में दो गुट हो गए। एक वो थे जिनका कहना था कि हमें अभी भी अंग्रेजों के साथ चुपचाप बातचीत के रास्ते से ही आगे बढ़ना चाहिए, उन्हें कहा गया नरम दल या मॉडरेट्स, जिसके लीडर थे गोपाल कृष्ण गोखले। दूसरे वो लोग थे जिनका कहना था कि भैया अंग्रेजों से कोई बात नहीं करनी चाहिए, इन्हें लात मार के भगाना चाहिए, हिंसा ही एकमात्र रास्ता है। तो वो बन गए एक्सट्रीमिस्ट, जिन्हें उदारवादी नहीं उग्रवादी कहा गया या गरम दल कहा गया, जिसके लीडर थे आपके कौन, लाल, जिसके लीडर थे हमारे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक साहब। अब होता क्या है कि सूरत सेशन जब हुआ तो इस पे बहुत हंगामा हुआ और कांग्रेस दो भागों में टूट गई, नरम दल और गरम दल। और उस सेशन के अध्यक्ष थे श्री रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष जो थे वो इस सेशन के अध्यक्ष थे 1907 में सूरत में। तो कांग्रेस दो भागों में टूटा था 1907 में, और कांग्रेस का रीयूनियन हुआ था 1916 में लखनऊ में, जहां पर अध्यक्ष हुआ करते थे श्री अंबिका चंद्र मजूमदार। एसी मजूमदार साहब 1916 में अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट, द कैबिनेट मिशन प्लान प्रपोज्ड। कैबिनेट मिशन योजना ने क्या प्रस्तावित किया था? देखो बेटा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है 1945 में, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन नो डाउट जीता था। अमेरिका, ब्रिटेन और यूएसएसआर जैसे देश जीत गए थे। लेकिन कहते हैं कई बार जीतने के लिए आपको इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है कि वो आपके लिए हार के बराबर होती है। कहते हैं ना कि आपने जीता तो, लेकिन जीत की कीमत इतनी बड़ी थी कि आप उसे झेल नहीं पाए। तो ब्रिटेन ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीता जरूर था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड का पूरा शाही खजाना खत्म हो चुका था। उनके पास अब ना ताकत थी ना पैसा था कि वो दुनिया पे शासन कर सकें, और इसी वजह से उन्होंने दुनिया भर के देशों को आजाद करना शुरू किया। तो मई 1946 में, मई 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान भारत आया था, जिसमें तीन लोग आए थे, क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर। ये तीन लोग आए थे और इन तीनों ने भारत में दो काम किए थे। पहला पहला काम था कि देश में कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाना जो हमारे देश का संविधान बनाए, और इसके साथ साथ देश में एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाना जब तक कि देश आजाद होकर चुनाव ना हो जाए, जिसके हेड पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया था। इसका मेन काम था कि हमारे देश में
कंस्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हो। राइट आंसर बी हो जाएगा यहां पर। वेरी नाइस, ठीक है। द रोरिंग फोर्टीज आर स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली विंड्स फाउंड इन विच लैटिट्यूडनल जोन। भाई देखो बड़ा अच्छा है, आपने सुना होगा हमारी वेस्टर्लीज। होता क्या है कि हमारे अर्थ को आप देखेंगे तो हमारा अर्थ क्या है, हमारा अर्थ बीच से चौड़ा है और ऊपर से चपटा है, ठीक है। तो बीच में इक्वेटर पे चौड़ाई सबसे ज्यादा है और पोल्स पर सबसे कम है, आप देखेंगे इस तरह से। तो इक्वेटर से जब आप ऊपर बढ़ते हैं तो हमारा जो सरफेस एरिया है वो कम होता जाता है, और वेस्टर्ली विंड्स जो होती हैं वो इक्वेटर से क्या होता है, पोल्स की ओर बढ़ती हैं। तो इक्वेटर से पोल्स की ओर बढ़ती हैं, और जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ती जाती हैं उनकी स्पीड उतनी ज्यादा तेज होती जाती है कि सरफेस एरिया कम होता जाता है। तो जब 40 डिग्री लैटिट्यूड्स पर पहुंचती हैं तो उन्हें रोरिंग 40s कहते हैं। जब 50 डिग्री पे पहुंचती हैं तो उन्हें फ्यूरियस 50s कहते हैं, और जब 60 डिग्री पे पहुंचती हैं तो उन्हें स्क्रीमिंग 60s कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, नाम ही है ना रोरिंग 40s। तो ये 40 से 50 के बीच में जो है रोरिंग 40s कहलाती हैं। 50 से 60 के बीच में जो है ये फ्यूरियस 50s, और 60 के ऊपर जो है इन्हें स्क्रीमिंग 60s के नाम से पुकारा जाता है। भूगोल का बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग फिनोमेना इज द बेसिस ऑफ द वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स। निम्नलिखित में से कौन सी घटना ऑप्टिकल फाइबर के कार्य का आधार है। बच्चों देखो, ऑप्टिकल फाइबर आप जानते हैं ऑप्टिकल फाइबर कैसे काम करता है, ठीक है। ये देखिए लाइट ऐसे चलती है, ऐसे, हाँ जी। सो ये TIR पे काम करता है, जिसे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। सो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के आधार पे काम करता है। फिजिक्स का बड़ा अच्छा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था, आपको आता होगा। Optical fiber works on the principle of total internal reflection. Light entering the fiber gets reflected completely inside without escaping, allowing the data transmission over long distance. इसलिए ऑप्टिकल फाइबर में डेटा लॉस होने की चांसेस बहुत कम होती हैं और अच्छा माध्यम माना जाता है। तो 10 क्वेश्चन हो गए हैं भैया, बताओ कि नंबर कितने आ रहे हैं, जरा बताते रहा करो कितने सही हुए कितने गलत हुए, ठीक है। और अगर तुम CDS OTA 2026 की तैयारी कर रहे हो तो हमारा CDS OTA टॉपर्स चॉइस बैच आपके लिए आ चुका है डिजिटल वेंचर्स के डिजिटल वेंचर्स की ऐप और वेबसाइट पर। अब देखो यहां पर अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं, आपको 800 घंटे का कोर्स मिल रहा है, 30 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, 3000 पेजेस हैंड रिटन नोट्स के मिल रहे हैं, 30 सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल रहे हैं, करंट अफेयर्स मिल रहा है, एडवांस ट्रैकिंग मिल रही है, और सब कुछ मिल रहा है मात्र 2499 रुपए में। OTA में आपको 550 घंटे मिल रहे हैं, 20 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, 2300 एग्जाम के हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं, 20 प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल रहे हैं, ट्रैकिंग मिल रही, करंट अफेयर्स मिल रहा है। ये आपको मात्र 1699 में है। तो ये 2026 की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, और कंप्लीटली रिकॉर्डेड बैच है, आपको यहाँ पर कोई ऐसा झंझट नहीं लगना है कि पता नहीं टीचर रहेगा नहीं रहेगा, कोर्स पूरा होगा या नहीं होगा। ऑलरेडी पूरा कोर्स लाइव है। अगर टीचर्स की बात करें तो देखिए, डॉक्टर अमित सिसोदिया यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, दीपेंद्र प्रताप सिंह सर यहाँ पर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर अभिषेक अजय सिंह आप देखेंगे ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, आर्ट एंड कल्चर और एनवायरमेंट इकोलॉजी। मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। समीर सर आपको यहाँ पर साइंस पढ़ा रहे हैं, और अंकित गुप्ता सर आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं क्या, इकोनॉमिक्स। तो कंप्लीट बैच है, 2026 के लिए टॉपर्स चॉइस बैच है। इसके साथ साथ हमारा एक रिवीजन बैच भी है 2025 के लिए। अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं, मतलब जो 14 सितंबर की, और अभी तक आपको लगता है कि आपने पूरी पढ़ाई नहीं की है, तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। CDS का कोर्स 1299 में, OTA का कोर्स 999 में आपके लिए अवेलेबल है। कंप्लीटली 20 दिन का कोर्स है, सेम टीचर्स इसमें भी अवेलेबल हैं, आप इसको भी पढ़ सकते हैं, रिवीजन बैच है। अधिक जानकारी के लिए आप डिजिटल वेंचर्स की ऐप को डाउनलोड करें या वेबसाइट पे जाएं, या 7800099699 पर हमें कॉल या व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। Which state in India has the largest reserve of bauxite? भारत में बॉक्साइट के सबसे बड़े भंडार वाला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा या मध्य प्रदेश?
अब बॉक्साइट आप जानते हैं एल्यूमिनियम का एक और होता है, एल्यूमिनियम का ओर होता है। बॉक्साइट एरोप्लेन्स बनाने की बॉडीज को बनाने में बड़ा काम आता है, और इसका जो सबसे बड़ा रिजर्व है बच्चों वो हमारे उड़ीसा में है। उड़ीसा हैज द हाईएस्ट रिजर्व ऑफ बॉक्साइट, जो कि कोरापुट, कालाहांडी और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। कोरापुट, कालाहांडी और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा। द ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री। अफ्रीका की ग्रेट रिफ्ट वैली किस प्रकार की प्लेट सीमा का उदाहरण है? देखो बेटा, दो तरह की प्लेट बाउंड्रीज होती हैं, कन्वर्जेंट होती हैं, डाइवर्जेंट होती हैं। जैसे हिमालय क्या है? हमारी कन्वर्जेंट बाउंड्री का उदाहरण है। मतलब जब दो प्लेट्स आपस में टकरा गई तो बड़े माउंटेन्स का क्रिएशन हो गया, ये कन्वर्जेंट बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज जैसे हिमालय है। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज का मतलब ये है ये तो दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं। डाइवर्जेंट बाउंड्री का मतलब है जब दो प्लेटें एक दूसरे से अलग जाती हैं तो वो डाइवर्जेंट बाउंड्री है। और अफ्रीका की रिफ्ट वैली आप देखेंगे, जो ईस्टर्न अफ्रीका में सोमालिया वाला पार्ट है वो धीरे धीरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से अलग हो रहा है, और कहा जाता है कि कुछ लाख साल बाद वो फ्लोट होता हुआ इंडियन ओशन में आकर के इंडिया से टकराएगा और इंडिया का हिस्सा बन जाएगा, ठीक है। तो ये ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका जो है ये बेसिकली डाइवर्जेंट बाउंड्री का एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि वहां से अलग हो रहा है और ये टुकड़ा टूट करके सोमालिया का भारत से आके टकराएगा। आप देखेंगे ये हमारा अफ्रीका है, ये अफ्रीका है, और यहां पर देखेंगे ये हमारा इंडिया है। अब ये जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा अफ्रीका से ये अलग होगा और ये फ्लोट होते होते आकर यहां पर कहीं टकराएगा, ठीक है। हाँ जी, लेकिन ज्योग्राफिकल चेंजेस इंसान नहीं देख सकता, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स, बहुत समय लगता है, हम और आप उसे नहीं देख सकते, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। He can return a money bill for reconsideration. He exercises the power of pardon under Article 72. He nominates 12 members to the राज्यसभा। देखो भाई, भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। मतलब तीसरा स्टेटमेंट गारंटी सही है, ये नहीं हो सकता। ही एक्सरसाइज द पावर ऑफ पार्डन, राष्ट्रपति सजा माफ करने का अधिकार रखते हैं, मतलब दूसरा भी सही है, मतलब ये नहीं हो सकता। और ही कैन रिटर्न द मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन। देखो, राष्ट्रपति के पास सस्पेंसिव वीटो होता है, और सस्पेंसिव वीटो के तहत राष्ट्रपति जो है बिल को रिटर्न कर सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए, लेकिन वो मनी बिल नहीं ऑर्डिनरी बिल को कर सकते हैं। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। 2 और 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो वो रिकंसिडरेशन के लिए वापस जरूर कर सकते हैं, लेकिन वो मनी बिल नहीं होना चाहिए, ऑर्डिनरी बिल होता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स। देखिए भाई, आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आता है, प्लस ऐसे भी आता है कि उन स्टेट्स को वेस्ट टू ईस्ट लगाओ या ईस्ट टू वेस्ट। अब आप देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करता है, हमारे भारत को 2 इक्वल भागों में बांट देता है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ से गुजरता है, ठीक है। कभी रांची जाइएगा, उस शहर के बिल्कुल बीचों बीच से ये गुजर रही इमेजिनरी लाइन है। तो सबसे पहले तो ये गुजरात में मिलेगी, राजस्थान में मिलेगी, एमपी में मिलेगी, छत्तीसगढ़ में मिलेगी, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, त्रिपुरा में और मिजोरम में। तो गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, कितने हो गए? 8 राज्य हो गए। राइट आंसर सी है। तो वेस्ट टू ईस्ट ये हो गया। अगर ईस्ट टू वेस्ट पूछे तो मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, गुजरात। तो आप वेस्ट टू ईस्ट भी बता सकते हैं या ईस्ट टू वेस्ट भी बता सकते हैं, ठीक है। 8 राज्यों से गुजरती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ द 12th ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस GLEX 2025? GLEX 12वीं ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस की थीम क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। एक्सप्लोरिंग मार्स द नेक्स्ट फ्रंटियर, इनोवेशन इन स्पेस रिसर्च, रीचिंग न्यू वर्ल्ड, अ स्पेस एक्सप्लोरेशन रिनाइसेंस, वन अर्थ वन स्पेस।
तो ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका थीम था रीचिंग न्यू वर्ल्ड्स, अ स्पेस एक्सप्लोरेशन रिनासा। ठीक है, बिल्कुल सही, राइट आंसर सी हो जाएगा। द 12th ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस विल बी होस्टेड इन न्यू दिल्ली, इंडिया। थीम इज रीचिंग न्यू वर्ल्ड, स्पेस एक्सप्लोरेशन रेनाइसेंस, हाईलाइटिंग ग्लोबल कोलैबोरेशन इनोवेशन फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन। दिल्ली में हुई है। नेक्स्ट, विच गैस इज कॉमनली नोन एज द लाफिंग गैस? लाफिंग गैस किसे कहा जाता है बेटा? कुछ नहीं, लाफिंग गैस कुछ नहीं, आपको सेंसेशन होती है लाफिंग जैसी, ये नाइट्रस ऑक्साइड होती है N2O। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है N2O जो है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 16 का राइट आंसर बी है। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी? मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन और आसन को नियंत्रित करता है? देखो बेटा, हमारे जो ब्रेन है उसके तीन भाग हैं। लेफ्ट पार्ट जो होता है उसे सेरिब्रम कहते हैं, ये बेसिकली थिंकिंग वगैरह के लिए होता है। राइट वाला जो होता है उसे सेरिबेलम कहते हैं। और जो नीचे यहाँ गर्दन के नीचे होता है ये छोटा मगज होता है, जिसे मेड्यूला कहते हैं। यहाँ नहीं मारा जाता है छोटा दिमाग, छोटा दिमाग, क्रांतिवीर देखिए कि नहीं, नाना पाटेकर की। हाँ जी। तो होता क्या है कि अगर आपसे पूछा गया कि बैलेंस और पोस्चर को कौन करता है, तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, सेरिबेलम, जो राइट हैंड साइड में होता है। ठीक है, हाँ जी। हम्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप्स? निम्नलिखित में किसका उपयोग साबुन बनाने के लिए किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड या सोडियम बाइकार्बोनेट? बेटा देखो, साबुन जो है ना, साबुन, हाँ जी, साबुन जो होता है उसको बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। Sodium hydros prepared by the process of saponification, where fats oil react with sodium hydroxide NOH to form soap and glycerol. Consider the following statement about the goods and service tax GST council. वास्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इट इज अ कंस्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 279A, अनुच्छेद 269A के अंतर्गत संवैधानिक निकाय है। द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन। एवरी डिसीजन ऑफ द जीएसटी काउंसिल रिक्वायर्स द कंसेप्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। जीएसटी परिषद के हर निर्णय के लिए राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होती है। देखो बेटा, हमारे देश में राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरा तो वैसे ही नहीं होगा। देखिए, राइट आंसर 1 एंड 2 इज द राइट आंसर, क्योंकि यहां पर राष्ट्रपति की सिफारिश कोई आवश्यक नहीं है। ठीक है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द संगम लिटरेचर। संगम साहित्य के बारे में लिखित ग्रंथों विचार करिए। इट वॉज कंपोज इन तमिल लैंग्वेज बिटवीन 300 BCE एंड 300 CE। ये तमिल भाषा में लगभग 300 वर्ष ईसा पूर्व से 300 वर्ष ईस्वी तक रचा गया। द संगम लिटरेचर वॉज कंपाइल्ड इन द सिटी ऑफ मदुरई। संगम साहित्य का संकलन मदुरई नगर में हुआ था। इट डील्स ओनली विद रिलीजियस रिचुअल्स एंड टेम्पल आर्किटेक्चर। ये केवल धार्मिक अनुष्ठानों और मंदिर वास्तुकला से संबंधित है। संगम लिटरेचर बहुत ही फेमस है। पहली चीज बच्चों देखो, ऐसा है कि मदुरई में हुआ था, सब लोग जानते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल सही है। रिलीजियस रिचुअल्स और टेम्पल आर्किटेक्चर, सिर्फ ये नहीं, बहुत कुछ है उसमें। तीसरा तो होगा नहीं, राइट आंसर जो है वो 1 एंड 2 जो है यहां पर सही हो जाएगा। तो राइट आंसर 1 एंड 2 यहां पर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया भाई, बहुत अच्छे, शाबाश। तो अब आपको लगता है कि नहीं सर, हमें तो पूरे कोर्स की आवश्यकता नहीं है, हमें तो सब्जेक्ट वाइज कोर्स हमें चाहिए होगा, तो वो भी आप खरीद सकते हैं डिजिटल वेंचर्स पर। आप देखिए, इंडियन पॉलिटी का कैप्सूल कोर्स मात्र 299 में, ज्योग्राफी इकोलॉजी एनवायरनमेंट का कोर्स 299 में, इंग्लिश का कैप्सूल कोर्स 999 में, हिस्ट्री का कोर्स 299 में, मैथ्स का कोर्स 999 में आप खरीद सकते हैं। हमारे कैप्सूल कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल हैं, आप चाहें तो इन्हें भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा आपको किताबें खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप हमारी टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं। ठीक है, हमारी टेस्ट सीरीज जो है वो सबसे बेहतरीन टेस्ट सीरीज है जिसमें कंप्लीट एनालिसिस होता है। अगर आप सीडीएस की मॉक टेस्ट खरीदते हैं 599 रुपए में, 10 टेस्ट जीएस के, 10 इंग्लिश के, 10 मैथ्स के,
ओटीए का 499 में 10 इंग्लिश और 10 मैथ्स के टेस्ट, अरे सॉरी 10 इंग्लिश और 10 जीएस के। आप सिर्फ जीएस के खरीदना चाहते हैं 299, इंग्लिश 299 और मैथ्स 299। तो आप चाहें तो टेस्ट सीरीज भी हमारी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत सारी किताबें चाहिए होती हैं जिनकी कंबाइंड कीमत बहुत ज्यादा है। हमने भारत के टॉपर्स द्वारा हैंड रिटन नोट्स लिखवाए हैं, ये भी आप कंप्लीट खरीद सकते हैं। सीडीएस के कंप्लीट नोट्स 3699 पेजेस के आपको 1299 में, ओटीए का 1099 में, इंग्लिश का 599, मैथ्स 599 और जीएस के 599 में उपलब्ध है आपके लिए, ठीक है। तो हैंड रिटन नोट्स बाय टॉपर्स भी आपके लिए उपलब्ध हैं। What innovation has been added to India's e-passport for enhanced security? भारत की ई पासपोर्ट्स में सुरक्षा बढ़ाने के लिए कौन सा नवाचार जोड़ा गया है? बायोमेट्रिक स्कैनिंग, क्यूआर कोड्स, आरएफआईडी चिप्स एंड एंटीनास या डिजिटल सिग्नेचर्स? ठीक है, हाँ जी। आपको मालूम है कि हमारे जो ई पासपोर्ट्स हैं उन्हें आरएफआईडी चिप्स वगैरह लगाई गई हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप्स लगाई गई हैं, आरएफआईडीज, ठीक है, हाँ जी। क्रिकेट हैज बीन रिटेन्ड फॉर द एशियन गेम्स 2026 फ्रॉम सितंबर 19 से अक्टूबर 4। एशियाई खेल 2026 क्रिकेट को रखा गया है। वेयर विल बी द एशियन गेम्स 2026 हेल्ड? 2026 के एशियन गेम्स कहां खेले जाएंगे? बीजिंग एंड शंघाई, सियोल एंड बुसान, टोक्यो एंड ओसाका या आईची एंड नगोया? 2026 के एशियन गेम्स जापान के आईची और नगोया शहर में होंगे। राइट आंसर डी है। Which of the following features was borrowed by the Indian Constitution from the US Constitution? तो भाई ये कौन सी चीज हमने जो है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ली है? बेटा यूएसए से बड़ी शानदार चीजें, फंडामेंटल राइट्स वगैरह हमने ली थी। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम तो बेटा यूके से आया है। डायरेक्टर प्रिंसिपल जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। इमरजेंसी प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। राइट आंसर है फंडामेंटल राइट्स, जहां पर इसे बिल ऑफ राइट्स के नाम से भी जाना जाता है। Which institute developed DRR Rice 100 Kamla, one of the India's first genome edited rice varieties? भारत के पहले जीनोम संपादित धान किस्मों में से एक DRR राइस 100 कमला का किस संस्थान ने विकसित किया है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद या सेंट्रल राइस रिसर्च सेंटर वाराणसी? किसने बनाया है इसे? हमारे देश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद, ठीक है, हाँ जी। IIRR, हाँ जी। DRR, इट इज वन जीनोम एडिटेड वैरायटी यूजिंग द प्रिसीजन एग्रीकल्चर टेक्निक्स, ठीक है, हाँ जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज इन इंडिया? इनमें से कौन सी जनजाति गंभीर रूप से संकटग्रस्त, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है? जल्दी बताओ। गैंजेटिक डॉल्फिन्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंडियन पैंगोलिन या एशियाटिक लायंस? आप जानते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड का मतलब है कि भैया बहुत खतरे में है, ठीक है। एक होता है लीस्ट कंसर्न, मतलब कोई जैसे कौवे हैं वो लीस्ट कंसर्न है, कुत्ते हैं ये लीस्ट कंसर्न्स हैं। एंडेंजर्ड क्या है? जिन खतरे में है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो बहुत कम है, गिनती के हैं। और हमारे जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये एक चिड़िया होती है जो कि राजस्थान के थार डेजर्ट में आपको मिलेगी। ये बहुत ज्यादा क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। कुछ समय के बाद ये एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड हो सकती है और फिर फाइनली एक्सटिंक्ट हो सकती है अगर उसको बचाया ना जाए। ये हार्डली कुछ 100 बची हुई हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये आपको डेजर्ट नेशनल पार्क जो है हमारा थार डेजर्ट में, जैसलमेर बाड़मेर वाले एरिया में, वहां पर ये मिलेंगी, ठीक है आपको। हाँ जी, चिड़िया है ये। बहुत बढ़िया। ये हो गया भाई हमारे 25 क्वेश्चन। तो अगर आपको अब अपने मार्क्स जरूर हमें शेयर करिएगा। टॉपर्स चॉइस बैच 2026 के लिए मैंने बताया आपके लिए उपलब्ध है 2499 में, और ओटीए का बैच 1699 में। इसके साथ साथ रिवीजन बैच सीडीएस का 1299 और ओटीए का 999 में, ठीक है। कंप्लीट बैचेस हैं, इनको आप खरीदने के लिए डिजिटल वेंचर्स की ऐप या वेबसाइट पे जा सकते हैं। ये हमारा हैंडल्स हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम, फेसबुक, और ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 7800
999699 और डिजिटल वेंचर्स की ऐप को आप हमारे एंड्रॉयड के प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हम iOS पर नहीं हैं, लेकिन जल्दी ही हम iOS पर भी आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि सेशन अच्छा लगा होगा। अपने मार्क्स हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए, हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ जुड़िए, जहां पर मैं और डॉक्टर अमित सिसोदिया आपको 1-to-1 मेंटरशिप भी प्रोवाइड करते हैं यूपीएससी सीडीएस ओटी एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। थैंक यू।